हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन और पेजिंग टेक्निक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें क्या रोल है, यानी कि ये फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से परफॉर्म होते हैं। ये उसी का सेकेंड पार्ट है। हमने पढ़ा था कि जब हम अगर मेमोरी एलोकेशन के अंदर मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन करते हैं, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर हम जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर हम फिक्स साइज के मेमोरी ब्लॉक्स बना देते हैं एंड देन उन मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर एक एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर एक एक प्रोग्राम जो है वो लोड होता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये हमारा मल्टीपल स्लॉट्स या मल्टीपल ब्लॉक्स मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। अभी होता क्या है मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। उसके पहले एक बार जो है ये वीडियो जो है ये वाला वीडियो एक बार आप देखिए। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, देखिए ये यहाँ पे हमने क्या किया है कि मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन जब हमने किया मेमोरी का, तो ये जो ब्लू वाली जो विंडो आपको दिख रही है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी, इसको हम रैम बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया, मैंने 1 GB का एक पार्टीशन बना दिया और 2 GB के मैंने 2 पार्टीशन बना दिए, एक पार्टीशन मैंने 3 GB का बना दिया, दूसरा पार्टीशन भी 3 GB का। इस तरह से मैंने पार्टीशन बना दिए। ये पार्टीशन डिपेंड करेंगे कि रैम की टोटल कैपेसिटी कितनी है। सपोज जैसे 8 GB की रैम है कि 16 GB की है कि 32 GB है, 64 GB है, कितने की रैम है उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन बनते हैं। अभी पार्टीशन अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, सपोज जैसे मैं बात करता हूँ कि 16 GB की जो है हमारी रैम है, तो उसमें क्या हुआ कि 1-1 GB के 4 पार्टीशन बन गए, तो 4 GB कंज्यूम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 2-2 GB के 2 पार्टीशन बन गए, तो टोटल मिला के 4 वो और 4 या 8 GB हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि 4-4 GB के जो फिर से हैं वो 2 पार्टीशन बन गए, टोटल 8 GB, यानी टोटल 16 GB। इस तरह से हमारी जो है वो 8 अलग अलग ब्लॉक्स में टूट गई। ठीक है, 1-1 GB के 4, ठीक है, फिर उसके बाद में 2-2 GB के 2, ठीक है, तो ये होगा हमारे टोटल 8 एंड टोटल जो है 4-4 GB के 2, टोटल 8 हमने ब्लॉक्स बनाए, 8 पार्टीशन कर दिए। तो ये हमारी फर्स्ट रैम कुछ उसी कंसेप्ट पे बनी है। ठीक है, ये ब्लू वाली पूरी रैम है, पूरी हमारी प्राइमरी मेमोरी है। इसको हमने A1, A2, A3, A4, A5 5 ब्लॉक्स में हमने इसको तोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब भी कोई प्रोग्राम जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, जैसे सपोज P1 आया, मैं ये मान के चलता हूँ कि A1 जो ये ब्लॉक है मेरा येलो कलर का है, ये सारे मेमोरी ब्लॉक्स है, A1 की कैपेसिटी है 1 GB और P1 जो प्रोग्राम आया, ठीक है, इसकी कैपेसिटी में मान के चलता हूँ, मतलब इसकी साइज में मान लेता हूँ 750 MB, 750 MB। तो बाय डिफॉल्ट ये A1 के अंदर चला गया। ठीक है, A1 यानी कि यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के अंदर ये प्रोग्राम आ गया। अब ये प्रोग्राम तब तक यहाँ रहेगा जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये यहाँ से वापस जो है मेन मेमोरी में लौट जाएगा और A1 फिर से फ्री हो जाएगा। अब उसी टाइम पे जब P1 यहाँ पे ऑलरेडी A1 में रखा हुआ है, उसी समय एक P2 प्रोसेस भी आया। अब मैं मान के चलता हूँ A2 जो है वो 2 GB का है और P2 जो है वो 1500 MB का है, तो ये क्या हुआ, ये A2 में आके स्टोर हो गया। अब उस समय क्या हुआ, ये A3 जो है ये मैं मान के चलता हूँ ये भी 2 GB का है। ठीक है, अब A1 A2 तो फुल है, जहाँ P1 P2 रखे हुए हैं, A3 जो है वो खाली है। अब एक प्रोसेस आया P4। ठीक है, P4 जो है वो जो है मुश्किल से 200 MB का है, लेकिन अगर हम देखें तो छोटे वाले तो फुल हो चुके हैं, A1 फुल है। ठीक है, तो अब क्या करें, बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहले इसको मिला इसमें उसको डाल दिया। एक होता है एग्जैक्ट फिट, एक होता है बेस्ट फिट, एक होता है वर्स्ट फिट। एग्जैक्ट फिट के अंदर क्या करते हैं, एक्यूरेट साइज के अकॉर्डिंग जो है मेमोरी ब्लॉक अलॉट किया जाता है। बेस्ट फिट के अंदर कि भाई जो सूटेबल साइज है, लमसम थोड़ा बहुत ऊपर से चलेगा, वो अलॉट किया जाता है। और एक होता है वर्स्ट फिट कि नो मैटर ब्लॉक की क्या साइज है या प्रोग्राम की क्या साइज है, सपोज जैसे प्रोग्राम की साइज 200 MB है और ब्लॉक की साइज 2 GB है, फिर भी वहां उसको डाल देंगे। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे P4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि वेट तो कर नहीं सकता A1 के फ्री होने का, तो A3 खाली था, इसमें P4 डाल दिया। अब उसी तरह से A4 जो है ये 4 GB का है, इसके अंदर 2 GB का P6 आ गया, तो 2 GB फ्री है। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि अगर हम हकीकत में देखें तो A1 के अंदर तो फिर भी सबसे कम मेमोरी का लॉस हुआ, मेमोरी स्पेस का। किसे, 750 MB का जो है प्रोसेस है और 1 GB का ब्लॉक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 250 MB का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो भी टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। A2 की बात करें तो यहाँ पे 500 MB का नुकसान वहां पर चलेगा, लेकिन A3 यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 GB का ब्लॉक है और 200 MB का डेटा रखा है, लगभग 1700 MB वेस्टेज जा रहा है। क्योंकि अब जब तक P4 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक A3 में कोई और प्रोसेस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो एलोकेशन टेक्निक हुई, पार्टीशंस बन गए, उसके अंदर जो है जो जिसको जहां जैसे मतलब अवेलेबिलिटी मिल रही उस हिसाब से जो प्रोसेस जो है मेमोरी ब्लॉक्स को अलॉट किए जा रहे हैं। और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे ये फिर से मेन मेमोरी में, यानी कि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज जो है
हार्ड डिस्क या SSD जो भी लगी उसमें वापस चले जाएंगे और ये जो ब्लॉक्स हैं ये फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लू जो है वो रैम है, हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, येलो जो है ये सारे मेमोरी के ब्लॉक्स हमने बना रखे हैं और जो व्हाइट कलर के बॉक्सेस हैं ये हमारे प्रोसेस हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में ये देखिए कि इस जगह पे अगर हम देखें तो A1 जो है उसके अंदर P1 आया तो 750 MB यूज हुआ है और 250 MB बचा हुआ है A1 के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो P1 है इसके अंदर से 250 MB बचा हुआ है A1 के अंदर। P1 750 MB जगह घेर रहा है तो 250 MB बचा हुआ है, तो 250 MB का मैंने ब्लॉक काट के निकाल दिया A1 में, उसको मैंने नाम दे दिया A7। अब सोचो मैंने यहाँ पे ब्लॉक काट के निकाल दिया है कि ये 250 MB इसकी कैपेसिटी, ये एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक है। कोई भी प्रोग्राम जिसकी कैपेसिटी 200 MB या उससे कम की होगी या 250 MB से कम की होगी वो यहाँ आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं A2 की। A2 में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वो एज इट इज हमने लिया है। A3 की बात करते हैं। A3 के अंदर भी हमने क्या किया कि P4 जो है उसको हमने A3 वाले ब्लॉक के भी 2 पार्ट कर दिए, 1 GB का पार्ट अलग कर दिया है। ठीक है, और ये 2 GB का पार्ट ये 1 GB का पार्ट ऊपर अलग से है। ठीक है, तो उससे क्या होगा 1 GB वो फ्री हो गया, अब इसमें 1 GB जितना डेटा आ सकता है। अब हम बात करते हैं A4 की। देखिए A4 को सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये 4 GB का था, इसके अंदर 2 GB का डेटा रखा हुआ था, 2 GB का प्रोग्राम था। तो मैंने क्या किया 2 GB का ब्लॉक अलग कर दिया एंड एक मैंने 2 GB का ब्लॉक और अलग निकाल दिया है। ठीक है, ये मैंने 2 GB का और ब्लॉक मैंने अलग निकाल दिया है। तो टोटल मिला के अगर मैंने देखे तो अभी मैंने क्या किया कि भाई जैसे जैसे प्रोग्राम्स लोड हो रहे हैं और प्रोग्राम वापस जा रहे हैं तो जो मेन हमारे मेमोरी ब्लॉक्स है वो छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स में हमने तोड़ दिए हैं ताकि उनको मल्टीपल प्रोग्राम यूज कर सकें। और ऐसा खुद भी होता है, यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम आकर के रैम में लोड होता है और जब वापस वो जो है हार्ड डिस्क में चला जाता है, SSD में चला जाता है, उसके बाद में क्या होता है पीछे जो हमारे ये मेमोरी ब्लॉक्स जो छूटे हुए हैं, ठीक है, ये अक्सर छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते जाते हैं लगातार। और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब काफी सारे छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स बन जाते हैं और हकीकत में उसमें कोई प्रोग्राम जाता ही नहीं, फिर वो खाली वेस्टेज पड़े रहते हैं, जैसे कि A7, A8 और A6। अब इन तीनों के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में कोई प्रोग्राम इनके अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 200 MB का प्रोग्राम हर बार आना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें A8 के अंदर 1 GB कोई आएगा तो ठीक, नहीं तो वो खाली ही पड़ा रहेगा। इसी तरह से A6 भी खाली पड़ा रहेगा। तो क्या होता है कि जब बड़े बड़े मेमोरी ब्लॉक्स छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स में टूटने लग जाते हैं तो कई सारे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर कभी कोई प्रोग्राम लोड ही नहीं होता है, कभी कैपेसिटी की प्रॉब्लम की वजह से और कभी नॉन रिक्वायरमेंट की वजह से। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स बन जाते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, अगर सपोज जैसे 8 GB मेमोरी में से 2 GB जो है वो बहुत ही छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स में बटा हुआ है जो कभी यूज में ही नहीं आ रहे हैं, तो एक तरह से हमारे 8 GB में से 2 GB वेस्टेज हो चुका है। वो मेमोरी स्पेस वहां मौजूद है पर वो वेस्टेज है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम कहलाती है जहां पे बड़े बड़े मेमोरी ब्लॉक्स छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स में टूट जाते हैं और ये मेमोरी ब्लॉक्स भी वापस यूजफुल नहीं रह पाते, कुछ काम नहीं आ पाते और वेस्ट मेमोरी स्पेस वेस्ट होता है, इस कंसेप्ट को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। दूर दूर तक फैल करके टूट जाना, ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, इसके लिए जो प्रोसेस काम में आता है वो होता है डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए ये लास्ट वाली में ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, इसके अंदर A7 फ्री है, A8 फ्री है और A6 फ्री है, जिनमें कोई प्रोसेस कभी लोड नहीं हो रहा और ये बिना वजह सिर्फ स्पेस घेर के बैठे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि A7 ये और A6 इन दोनों को मैंने, ये वाला जो A5 था ये, यानी कि ये A7 और ये A6 इन दोनों को मैंने A5 में ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको A5 में ऐड करके एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना दिया है। यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि मैंने A8 को नहीं छेड़ा, A8 अभी तक यहीं पे मैंने रख दिया है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं सारे छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक मिला करके एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना दूं और फिर कोई छोटे प्रोग्राम्स आ जाए तो उसके लिए जब ऑलरेडी एक ब्लॉक बना हुआ है तो ठीक है हम उसको रहने देंगे। इसलिए मैंने A8 को जो है रहने दिया, उसको मैंने ऐड नहीं किया। हम चाहे तो ले सकते हैं उसको, वो हमारी चॉइस पे, पर इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि भाई A8 जो है 1 GB का है, कभी कोई ऐसा प्रोसेस आएगा जिसको इस ब्लॉक की रिक्वायरमेंट हो तो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन A6 यानी कि ये जो छोटे छोटे जो थे, ठीक है, ये वाले जो ये A7 और A8 जो हैं इनको मैंने A7 और A6 जो है इनको मैंने A5 में ऐड कर दिया। तो ये देखिए इतना बड़ा मेमोरी ब्लॉक बन गया। लेकिन चूंकि ये मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक है तो इतना बड़ा मेमोरी ब्लॉक भी हम नहीं बना सकते, वरना फिर पता लगा कि ये सारे ब्लॉक्स फुल हैं और कोई एक 100 MB का प्रोसेस आ गया, पता लगा वो 4 GB के ब्लॉक को रोक के बैठा है। इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो टोटल मिलाकर के ये जो 4 GB का ये जो है ना, ये मैं मान के चलता हूँ कि सपोज जैसे ये 4 GB का ब्लॉक बन गया टोटल मिलाकर के, ठीक है, तो इसमें से मैंने 1-1 GB के 2 और एक 2 GB का ब्लॉक बना दिया। यानी कि कुल मिलाकर डीफ्रेगमेंटेशन में मैंने क्या किया कि छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स को मैंने मर्ज करके एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना दिया
फिर वापस उस बड़े मेमोरी ब्लॉक के मैंने फिक्स साइज के अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो जो स्पेस यहाँ पे जो स्पेस है जो A7 और A6 में वेस्ट जा रहा था हर बार, ठीक है, वो अब यूटिलाइज होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या वेस्ट जाएगा, A8, वो भी तब तक जब तक कि उसकी साइज का कोई प्रोसेस ना आ जाए। ये कहलाता है डीफ्रेगमेंटेशन। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब A8 जो है वो 1 GB का है, ठीक है, हमने इसलिए छोड़ा, कोई छोटा प्रोसेस है, लेकिन अगर हम उसको भी A5 में मर्ज करके टोटल मिला के 3 के बजाय यहाँ पे 4 पार्टीशन कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो देखिए ये कंप्लीटली हमारी चॉइस पे है। वैसे तो डीफ्रेगमेंटेशन हम नहीं करते, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, लेकिन जो इसकी एल्गोरिदम लिखी जाती है वो हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि जितने भी छोटे छोटे मेमोरी स्पेस जो अनयूज्ड है काफी लंबे टाइम से, उन सबको मर्ज कर दो। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनकी साइज क्या है। सपोज जैसे कोई 4 GB का भी ब्लॉक है, बहुत लंबे टाइम से वो यूज नहीं हो रहा है, तो बाकी सारे छोटे मेमोरी ब्लॉक उसमें मर्ज करके उसके इक्वल छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाते हैं। और अक्सर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ये देखता है, देखिए हमारे सिस्टम ऑलरेडी AI रिच होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ऑलरेडी वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करते हैं, तो ये खुद देखते हैं कि कोई अगर ब्लॉक्स जो है, जैसे सपोज के किस तरह के साइज के ब्लॉक्स प्रोसेस लगातार आ रहे हैं। सपोज जैसे कि अगर 1.5 GB या 2-2 GB के ही में प्रोसेस हर बार आ रहे हैं, तो सिस्टम क्या करता है कि ऑलमोस्ट 2-2 GB के ही ब्लॉक्स बना करके रख देगा, ताकि 2-2 GB के प्रोग्राम उनमें लोड होते रहे। सिस्टम ये देखता है कि अगर 1 GB से 3 GB के बीच में वेरिएशन में आ रहे हैं, तो वो 1-1 GB के 3-4 ब्लॉक्स, 2-2 GB के 3-4 ब्लॉक्स और 3-3 GB के 3-4 ब्लॉक्स बना के रख देगा, और एक ब्लॉक कोई 4 GB का रख देगा बना करके। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी जो है ये डिसाइड करता है कि भाई जैसे ही प्रोग्राम फ्री होता है, मेमोरी स्पेस फ्री होता है, हम सबको आपस मर्ज करके किस किस साइज के मेमोरी ब्लॉक्स बनाने हैं। तो ये डीफ्रेगमेंटेशन होता है, और ये सारा प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन डीफ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी में होता है, या फिर अगर हमने वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल करी है तो वर्चुअल मेमोरी के अंदर वो यूज होगा। ठीक है, अब जिन को ये नहीं पता वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि जब भी रैम की कैपेसिटी फुल हो जाती है और किसी प्रोग्राम को और ज्यादा मेमोरी स्पेस चाहिए होता है, उस समय सिस्टम क्या करता है, हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क से जो हमारी SSD जो होती है, उसका थोड़ा सा स्पेस वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए लेती है और उसको एज अ रैम की तरह ट्रीट करती है। और जैसे ही काम खत्म हो जाता है तो उस टेम्परेरी स्टोरेज को फिर से रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि फिर से वो सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट बन जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन डीफ्रेगमेंटेशन प्राइमरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी दोनों में बिल्कुल एक तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेगमेंटेशन। लेकिन हर बार इस कंसेप्ट को फॉलो करना कि हर बार जो है अलग अलग साइज के ब्लॉक्स बार बार बनाए जाओ, मेमोरी फ्री हो, फिर से मर्ज करो, फिर से मेमोरी ब्लॉक बनाओ, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और थोड़ा सा क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो उससे अगर हम देखें निजात पाने के लिए एक सबसे बड़ा तरीका होता है, वो होता है पेजिंग। ठीक है, पेजिंग क्या होती है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें डायग्राम देख लेते हैं। पेजिंग के अंदर नथिंग एल्स एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। ये जो ब्लू वाली जो इसके ब्लू वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमारी रैम है। सपोज जैसे क्या हुआ कि टोटल मिलाकर के मेरी 16 GB की रैम है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ब्लॉक्स बना दिए। इनमें से हर एक ब्लॉक 1-1 GB की साइज का है, यानी कि A1 से लेकर के A14 तक येलो येलो जो दिख रहे हैं ये सारे ब्लॉक्स हैं। मैंने क्या किया, 16 GB की रैम के अंदर मैंने 1-1 GB के मेमोरी ब्लॉक्स बना दिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 2 GB कहाँ गया, 2 GB एक बार हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसको हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, मैंने 1-1 GB के 14 ब्लॉक्स बना दिए हैं। ठीक है, तो ये जो मेमोरी ब्लॉक्स है इनको बोला जाता है फ्रेम। ठीक है, ये फ्रेम, इनको फ्रेम बोला जाता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जब हम प्राइमरी मेमोरी को फिक्स साइज के ब्लॉक्स में बदल देते हैं तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये कहलाते हैं फ्रेम। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई प्रोसेस आया, वो प्रोसेस सपोज है हम बात करें अगर वो प्रोसेस 8 GB का 4 GB का है। ठीक है, इनमें से हर एक फ्रेम की साइज जो है वो 1 GB है। प्रोसेस जो आया वो है 40 GB का, 40 GB का। अब मैंने क्या किया कि इनमें से कोई भी ब्लॉक इस 4 GB के प्रोसेस को 40 GB नहीं 4 GB, इनमें से कोई भी फ्रेम 4 GB के प्रोसेस को पूरा एक साथ एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकती, क्योंकि इन सबकी कैपेसिटी 1-1 GB है। ये तो ऐसा हो गया चेयर छोटी सी साइज की, कोई बहुत ही ह्यूज साइज का पर्सन आके बोले कि मैं चेयर पे बैठना चाहता हूं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सिमिलर वे में ये जो मैंने पेजेस बनाए तो 1-1 GB के, वो प्रोसेस तो 4 GB का है। अब क्या करें, ठीक है, तो प्रोसेस को मैंने 5 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। हर एक पार्ट जो है 800 MB का है। ठीक है, तो 8-5 40, 4 GB का मेरा पूरा प्रोसेस जो है वो हो गया। तो मैंने पूरे प्रोसेस को, प्रोग्राम को 5 छोटे छोटे पार्ट्स में जो 800 MB के उसमें तोड़ दिया। अब ये 800 MB के जो पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट 800 MB का एक पार्ट है और फ्रेम की साइज है 1 GB, यानी कि इस पार्ट की साइज जो है वो फ्रेम से छोटी है।
तो ये जो पार्ट है ये पार्ट चला जाएगा इस फ्रेम के अंदर, और ये जो पार्ट्स बनते हैं छोटे छोटे से, इनको बोला जाता है पेज। ठीक है, यानी कि मेमोरी के जब पार्टीशन किए और जो ब्लॉक्स बनाए उनको बोलते हैं फ्रेम, और जब प्रोग्राम के या प्रोसेस के हम पार्टीशन करते हैं उस पार्टीशन को हम बोलते हैं पेज। ये पेज हमेशा फ्रेम के अंदर जाकर के सेव होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि पेज की साइज हमेशा फ्रेम की साइज से थोड़ी छोटी हो। इक्वल साइज के पेज और फ्रेम जो होते हैं ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्री मेमोरी स्पेस हमें छोड़ना पड़ता है हर बार, ताकि प्रोसेसिंग स्मूथली चलती रहे। ठीक है, क्योंकि हमारे दिए हुए डेटा के अलावा उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उनको भी तो मेमोरी स्पेस चाहिए होता है। इसीलिए मैंने 1-1 GB के फ्रेम के अंदर 800 MB के जो है मैंने क्या बोलते हैं पेज इंसर्ट किए। मैं चाहता तो 4 GB का प्रोग्राम था, 1-1 GB के 4 पेज बना देता, पर मैंने 5 पेज बनाए 800 MB के, और हर एक पेज के अंदर का हर एक फ्रेम के अंदर 200 MB मैंने फ्री छोड़ा है। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, आप नोटिस करना कि मैंने प्रोग्राम के प्रोसेस P1 या प्रोग्राम P1 के 5 पार्ट किए। पार्ट 1 ये देखिए यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, लेकिन मैंने इनको सीक्वेंस में नहीं जमाया और ना ही एक साथ जमाया है। ठीक है, P1 का 1 पार्ट यहाँ, सेकंड पार्ट यहाँ, थर्ड पार्ट यहाँ डाल दिया, फिर 4th पार्ट यहाँ, 5th पार्ट यहाँ। अब आप बोलेंगे सर इन सबको आपने इन पेजेस को एक साथ क्यों नहीं डाला? A1 के अंदर P1, A2 के अंदर P2, A3 के अंदर P3, A4 के अंदर P4, A5 के अंदर P5। मैं यहाँ पे इसके अंदर ये मान रहा हूँ कि ये सारे खाली हैं, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A12, A13 खाली है, बट इन रियलिटी में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में लगातार प्रोसेसिंग चलती रहती है, कंटिन्यूटी में प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो अब हो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे हिसाब से खाली क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया है, रियलिटी में यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस के पेज ऑलरेडी पड़े होंगे। तो क्या होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम आता है वो देखता है टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी खाली, उसके अकॉर्डिंग वो साइज को ध्यान रखते हुए खुद को छोटे छोटे पेजेस में कन्वर्ट करके उन फ्री जो फ्रेम्स हैं उसके अंदर खुद को प्लॉट कर देता है, खुद को रख देता है। ठीक है, तो जहां उसको फ्रेम खाली मिलेगी वहां पे वो रख देगा। यानी A1 खाली था वहां पे P1 1 पार्ट रख दिया, A2 खाली था उसके अंदर 2 रख दिया, फिर उसके बाद में इसको A11 खाली मिला तो उसने 3rd पार्ट रख दिया, फिर जितने में A7 खाली हो गया तो वहां 4th पार्ट रख दिया, पेज रख दिया, और फिर जितने में A14 खाली हो गया तो 5th पेज वहां रख दिया। तो इस तरह से जहां पे इसको फ्रेम खाली मिलेगी उसके हिसाब से ये सीक्वेंस में पेजेस डालता जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर वाले डायग्राम को देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो सीक्वेंस बिगड़ गया, 1 2 4 3 5, तो ऐसे तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। तो इससे बचने के लिए एक पेजिंग इंडेक्स टेक्निक काम में आती है। ये पेजिंग इंडेक्स टेक्निक क्या करती है? ठीक है, इसके अंदर जितने भी पेज बने, ये पेज कहाँ कहाँ जाकर के किस किस फ्रेम में स्टोर हो रहे हैं उस फ्रेम का एड्रेस होल्ड करके रखा जाता है। साथ के साथ उस पेज का इंडेक्स नंबर जो है और वो पेज कौन से फ्रेम में गया है उसका एड्रेस क्या है ये भी स्टोर करके रखा जाता है। और फिर अगर हम यहाँ देखें इधर तो इस तरह से पेजिंग इंडेक्स काम करता है। कैसे? ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था प्रोसेस या प्रोग्राम P1 जो है उसके टोटल 5 पार्ट है, कहाँ कहाँ गए, उनके एड्रेस क्या है, ये सब यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। A1 के अंदर 1 पेज है, A2 के अंदर 2nd नंबर पेज है, A11 के अंदर 3rd पेज है, A7 के अंदर 4 पेज है, A14 के अंदर 5 पेज है। तो इसी सीक्वेंस में इसे एग्जीक्यूट करना है। यानी कि CPU सबसे पहले A1 से डेटा मांगेगा, फिर A2 से मांगेगा, उसके बाद में A11 से मांगेगा, क्योंकि पेजिंग इंडेक्स क्या कह रही है कि A11 में 3rd वाला पार्ट है, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन 4 वाला। तो फिर क्या करेगा CPU A7 के बाद में A7 के पास में 4th नंबर पे आएगा एंड देन A14 के पास जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो है ना ये टेक्निक लिंकिंग या लोडिंग कहलाती है। ठीक है, डेटा जो होता है वो फ्रेम में कौन सी फ्रेम में स्टोर है उस फ्रेम का एड्रेस प्लस पेज का खुद का एड्रेस होता है। ठीक है, तो वो पेज का एड्रेस जो है ये दोनों यहाँ पे इस तरह से सेव होते हैं। इसको बोलते हैं पेजिंग इंडेक्स टेक्निक या पेज इंडेक्स टेक्निक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूं कि पेज के 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है पेज एड्रेस और एक होता है पेज ऑफसेट, यानी कि पेज इंडेक्स एड्रेस और एक पेज ऑफसेट। पेज इंडेक्स एड्रेस क्या करता है, ये बताता है कि पेज कौन सी फ्रेम में रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि पेज जो है वो A1 में है, A2 में है, A10 में है, A14 में, किसमें, ये पेज इंडेक्स है। और पेज ऑफसेट कि उस पेज के अंदर कितनी साइज का डेटा मौजूद है। ठीक है, और उसका सीक्वेंसिंग क्या है। सीक्वेंसिंग मतलब कि भाई ये जैसे 5 पेज हैं, इनमें से कौन सा डेटा किस चीज से लिंक है। 1 के बाद ये वाला पेज एग्जीक्यूट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट नंबर ये बताएगा कि भाई ये जो 2nd पेज में जो डेटा है वो इस वाले डेटा के बाद आ रहा है, तो यानी 1 के बाद में 2 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि A1 के बाद में A2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह से 2 के बाद में यहाँ पे 4 नहीं बल्कि 3 में आएंगे, क्योंकि डेटा यहाँ पे कंटिन्यूटी में डेटा यूं ऐसे आकर के देखिए यहाँ से निकल के डेटा जो है हमारा आकर के A3 से कंटिन्यू होगा और फिर जाकर के जो A4 में आएगा। तो ये कहलाता है पेज ऑफसेट एड्रेस। तो एक पेज के अंदर 2 मेनली एड्रेस हो गए। ठीक है, हमारे एक हो गया हमारा पेज नंबर, एक हो गया पेज ऑफसेट।
ठीक है। पेज नंबर जो है वो पेज का एड्रेस बताएगा और पेज ऑफसेट उसके अंदर के डेटा की कंटिन्यूटी को कनेक्ट करने का काम करेगा, ताकि अगर अलग अलग नॉन सीक्वेंसिंग ऑर्डर में भी पेज सेव हुए हैं तो भी वो एग्जीक्यूट हमेशा सीक्वेंस में हो। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी पेजिंग टेक्निक। अब पेजिंग टेक्निक क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन के इश्यू से हम बच सकें और साथ के साथ मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक यूज हो, ताकि मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। प्लस इसके अंदर किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता है। लगातार जैसे जैसे फ्रेम्स खाली होती जाती है वैसे वैसे प्रोसेस अपने ब्लॉक्स जो है वो अपने पेजेस जो है इंसर्ट करते रहते हैं और उनकी पेजिंग इंडेक्स हर एक की अलग अलग बनती है। प्रोग्राम P1 के लिए, प्रोसेस P1 के लिए ये देखिए अलग से पेजिंग इंडेक्स बनी। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा ये इंडेक्स खत्म हो जाएगी। एक तो फिर उसके बाद जैसे P2 आया तो P2 के लिए अलग इंडेक्स बनेगी। एक ही टाइम पे अगर 3-4 प्रोसेस इन स्लॉट्स को यूज कर रहे हैं तो उनमें से हर एक की इंडेक्स अलग बनेगी। ये सबसे कमाल की बात है। ये P1 का अलग बन गया, P2 का अलग बनेगा, P3 का अलग बनेगा, ताकि ये आपस में कभी मर्ज ना हो। ये कहलाती है पेजिंग टेक्निक। ठीक है, एक और चीज, मैंने ये बोला कि मैंने 16 GB की जो रैम है उसमें मैंने 1-1 GB के फ्रेम बना दिए और पेज जो है मैं 800 MB के ले रहा हूँ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में पेज की साइज 1 KB से 8 KB के बीच में ही होती है। जी हाँ, ठीक है, जो पेज जो होते हैं यानी कि जो प्रोग्राम या जो प्रोसेस है जिसको हमने छोटे छोटे पेज में तोड़ दिया है, उन पेजेस की साइज 1 KB से 8 KB के बीच में होती है और मेमोरी स्लॉट्स की साइज भी उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होती है। ठीक है, तो जो एक पेज जो होता है वो 1 KB से लेकर के 8 KB तक की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। अब आप बोलोगे सर ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत छोटी होती है, तो हकीकत में हम चाहे इमेज देखें, हम चाहे वीडियो देखें, हम चाहे टेक्स्ट फाइल देखें, चाहे ऑडियो देखें, कुछ भी देखें, ये सब जब अगर हम बात करें मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी साइज काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो 1 KB से 8 KB का बीच का जो पेज है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेटा होल्ड करके रख रहा है। प्लस 5 पेज का एग्जांपल तो मैंने दिया कि एक प्रोसेस 5 पेज में टूटा है। हकीकत में एक प्रोग्राम जो है n नंबर ऑफ पेजेस में टूट सकता है, 1000, 2000, नंबर ऑफ लैक्स, लाखों में भी टूट सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस है वो कितने पॉसिबल पेजेस में कन्वर्ट हो सकता है 1 KB से 8 KB की साइज को फॉलो करते हुए। तो अब आप सोचिए, अगर एक प्रोसेस अगर सपोज 1000 पेजेस में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए जो लिंकिंग और लोडर प्रोग्राम चलता है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। यानी कि फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन, पेजिंग पढ़ने में सुनने में बहुत आसान लगता है, रियलिटी में इसका कंसेप्ट कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ये हो रहा है और इनकी स्पीड इतनी हाइपर होती है आप सोच भी नहीं सकते कि एक एक मिली सेकेंड में मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पावर होती है हमारे मेमोरी टेक्निक की। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन और पेजिंग टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है और क्यों काम में आती है। ठीक है, और ये मेमोरी एलोकेशन से जुड़ी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाहते हैं या कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।